गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। और जो बच्चे टेस्ट के लिए कह रहे थे उनको जवाब मिल गया होगा टेस्ट किस तरीके से कैसे होना है। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था एक्चुअल में आइसोमेरिज्म क्या है, समावयवता क्या है, उसको कैसे क्लासीफाई किया गया। और क्लासीफाई करने के बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि स्ट्रक्चरल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो जीओसी के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, और फिर स्टीरियो हम लोगों ने शुरू किया था और स्टीरियो की डेफिनेशन हो गई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करना था बच्चों, और स्टीरियो के उस पर डिस्कशन के लिए एक्चुअल मैं गया भी था आपके लिए मटेरियल लेने, जिससे आपको 3D स्टीरियो समझा सकूँ, लेकिन वो चौड़ा रास्ते में वो शॉप मिली नहीं। और आज जो शॉप मिली वो शॉप इत्तेफाकन बंद थी। तो तकरीबन मैं कल या परसों में जैसे ही चौड़ा रास्ते जाता हूँ तो आपके लिए वो शॉप से वो ला करके फिर मैं आपको इसका 3D समझाऊंगा। आज मैंने कुछ लोकल 3D समझाने की कोशिश करूँगा मैं कि लोकल में 3D में कैसे हम स्टीरियो को समझ सकते हैं। अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको दो टाइप के बताए थे। एक बताया था आपको कॉन्फ़िगरेशनल और एक बताया था कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल विन्यासी जिसको हम लोगों ने कहा था, और विन्यासी दो टाइप का बताया था मैंने आपको, ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामिति और प्रकाशिक समावयवता। और एक क्वेश्चन के बारे में मैं बताने वाला था आपको, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछता है। क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि जनरल बात अभी मैं कर रहा हूँ आपसे, जनरल में बात कर रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में। अभी फिर उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। मैंने आपसे बताया आपको, एक था आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको मैंने कहा था विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता। और दूसरा होता है इसके अंदर जिसका नाम मैंने आपको बताया था, वो था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोगों ने बोला था संरूपण या संरूपी समावयवता, संरूपी समावयवता। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है आपको। ये मैंने आपको दो टाइप, अभी लिखना कुछ नहीं, केवल उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग इसको आगे करेंगे। ये दो टाइप की बताई थी, ज्योमेट्रिकल ज्यामिति, और यह बताई थी मैंने आपको ऑप्टिकल, जिसको हम लोगों ने बोला था प्रकाशिक। यहाँ मैंने बात की थी, इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है ग्रसित और एक होती है अंतरित। ग्रसित और अंतरित। ग्रसित की बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म। क्या होता है भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको। ऑप्टिकल भी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं मैं आपको। संरूपण एक ही टाइप की होती है, इसके अंदर दो रूप होते हैं। ज्योमेट्रिकल के दो रूप होते हैं, अभी मैं बात करूंगा। अभी केवल उस क्वेश्चन की तरफ बात करें, वो क्वेश्चन क्या है वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। एक होता है इसका सिस रूप और एक होता है ट्रांस रूप। सिस होता है आपका समपक्ष और ट्रांस होता है आपका विपक्ष। और ये दो टाइप का है, ग्रसित और अंतरित। खास बात ये मैं आपको बता दूं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहली बात तो ये कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही उस कंपाउंड के अंदर ही जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। मैंने यहाँ लिख दिया H,
यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिख दिया मैंने H, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया C, ये लिख दिया मैंने H, ये लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने H। जब सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये कहलाता है आपका सिस, जिसको आप लोग बोल रहे हैं समकक्ष, और जिसमें एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं ये कहलाता है आपका ट्रांस। इसके बारे में बात करूं मैं, इसके बारे में बात करूं तो देखिए बच्चों, इसके बारे में बात की जाए तो मेरे पास में ये कंपाउंड लिखा मैंने CH3 और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अभी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये C और ये 3 H मेरे पास में ये वाले हैं, ये बॉन्ड है, और ये H मेरे पास में 3 ये वाले हैं। ठीक है, ये मेथेन का मैंने बताया आपको। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको कुछ देसी जुगाड़ नज़र आ रहा होगा। ये जो गोल सर्किल मैंने बनाया है, एक्चुअल में ये मैंने कार्बन को डिनोट किया, एक कार्बन है, पहला कार्बन है ये वाला फर्स्ट कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन 1 2 एंड 3। इसकी बात करें, ये मेरे पास में ये वाला कार्बन है और इसके 3 हाइड्रोजन 1 2 3, और ये जो बीच में बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको, और ये बॉन्ड मेरे पास में ये रहा, मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, ये मैंने बॉन्ड इसके अंदर लगा दिया बच्चों। ये बॉन्ड मैंने लगा दिया, ये बॉन्ड लगा दिया, नज़र आ रहा है आपको, और ये मैंने लगा दिए कार्बन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या पीछे वाला कार्बन आपको नज़र आ रहा है? पीछे वाला कार्बन नज़र आ रहा है क्या आपको? आप कहेंगे गुरुजी नहीं, नज़र नहीं आ रहा पीछे वाला कार्बन। मैं कह रहा हूँ पीछे वाले हाइड्रोजन भी नज़र आ रहे हैं आपको। सॉरी, देखो ये बॉन्ड कार्बन निकल के भाग गए, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे कहूँगा कि पीछे वाले कार्बन भी नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, ना पीछे वाले हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको यूँ कह सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आसान करूँ, ये मेरे पास में मेथेन है, यहाँ पर ये कार्बन, एक कार्बन ये रहा, ये कॉर्नर वाला, और छोड़िए कोई बात नहीं, मार्कर से शो करता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास में मार्कर है, नज़र आ रहा है, और एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा जुगाड़ करके आपको समझाना पड़ेगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो। यस बच्चों, हो गया, यस। यहाँ मेरे पास में आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहला कार्बन ये रहा, और ये दूसरा कार्बन ये रहा, ब्लू कलर। इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी मैंने वो पेपर पे दिखाया था आपको, ऐसे ये ऐसे लगे हुए हैं 3, ये ऐसे 3 लगे हुए हैं, नज़र आ रहा है आपको, और ऐसे 3 पीछे भी लगे होंगे। अभी आपको इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन 1 2 एंड 3, पीछे वाला कार्बन आपको नहीं नजर आ रहा है। जब पीछे आगे वाला कार्बन आपको नजर आए, आगे वाले तीनों हाइड्रोजन नजर आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। अब मान लीजिए, अब मैंने क्या किया बच्चों, इसका मैं डायग्राम बनाऊं आपको, तो ये मेरे पास में हो गया ये कार्बन, ये कार्बन, और ये इसके 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये मैंने बना दिए 3 हाइड्रोजन, आपको नजर आ रहे होंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन इसके पीछे है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, दूसरा कार्बन आपको इसके पीछे है जो नजर नहीं आ रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन इसके पीछे है, वो भी हाइड्रोजन आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ हाइड्रोजन इसके पीछे होंगे। कार्बन तो नजर नहीं आ रहा, हाइड्रोजन भी नजर नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन सपोज बच्चों, मान लीजिए अब मैं
कार्बन तो अपनी जगह है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को हल्का सा रोटेट कर दूं, ऐसे रोटेट कर दूं, तो अब ये हाइड्रोजन जो एक दूसरे के सिद्ध में थे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये बच्चों, अब इसको ऐसे महसूस कीजिए, आप इसको आप ऐसे महसूस करेंगे कि अभी हमारे पास में क्या है बच्चों, ये इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा, ये रोटेट मैंने किया, जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा, हल्का सा रोटेट करूंगा, तो अब आपको हाइड्रोजन नजर आने लग जाएंगे। कम से कम हाइड्रोजन, कार्बन तो नजर अब भी नहीं आएगा आपको पीछे वाला, लेकिन हाइड्रोजन आपको नजर आएगा। कहने मतलब ये है, अगर मैं इस कार्बन के पीछे जो बॉन्ड है उसको मैं रोटेट करूंगा, अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट करता हूं, तो हाइड्रोजन की एक दूसरे की डायरेक्शन अलग हो जाएगी और अब हाइड्रोजन आपको नजर आने लगेंगे। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी बच्चों, आपको स्ट्रक्चर अब आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। मैं इधर बना रहा हूं, ये कार्बन हो गया, ये पहले वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन आपको जो नजर आ रहे थे वो थे। जैसे ही इस बॉन्ड को मैंने घुमाया, घुमाते क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपको इधर नजर आएगा, एक हाइड्रोजन आपको इधर नजर आएगा, एक हाइड्रोजन तो नजर आपको इस तरीके से आएगा। जब 6 की 6 हाइड्रोजन आपको नजर आने लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म या अंतरित फॉर्म। और जब हमें नजर केवल क्या आता है बच्चों, केवल 3 हाइड्रोजन नजर आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ में आएगी नहीं है आपको, तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा था। अब मुझे बताओ, जब सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो बताओ रोटेशन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आप कहेंगे कि रोटेशन हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ, अभी लिखना कुछ नहीं, कुछ सुनना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे ये बना दिया, इससे ये बना दिया, तो ऐसा तो है नहीं, इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो ये अब आप इन दोनों में गौर से देखेंगे तो इसमें CH3 नीचे H ऊपर है, और इसमें अगले मैंने क्या किया, CH3 तो ऊपर चला गया और H नीचे आ गया। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, मैंने इसको पकड़ के से घुमा दिया, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ज्यामितीय समानता उनमें होती है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसमें रोटेशन नहीं होता है, घूर्णन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में होता है। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि मान लीजिए ये आपके पास में वापिस 2 कार्बन है नजर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये नजर आ रहा है। अब इसके अंदर 2 होल मैंने कर दिए, एक होल तो मेरे पास में ये रहा, ठीक है, एक होल तो मैंने ये कर दिया बच्चों, और दूसरा होल मैं भी आपके सामने कर देता हूँ। दूसरा होल मैंने ये कर दिया, ये मेरे पास में दूसरा होल हो गया, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, ये दोनों होल हो गए, ये 2 बॉन्ड हो गए हमारे पास में, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके अंदर क्या रोटेशन पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, बताओ। नहीं है पॉसिबल भैया। आपके पास में ये दोनों, हमारे पास में ये दोनों कार्बन हो गए, और ये दोनों कार्बन के बीच में आपके पास में डबल बॉन्ड हो गए, ये दोनों कार्बन हो गए, और दोनों के बीच में ये जो आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है बीच में, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो बताओ इसमें क्या रोटेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जब ये आपस में डबल बॉन्ड होगा और ये जब ये घूम ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप भी कर सकते हैं, 2 कागज लेंगे और दोनों कागजों में ऊपर और नीचे पेन फंसा लेंगे, इस तरीके से पेन लगा लेंगे, और पेन लगाने के बाद में रोटेट करके देखेंगे कि रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अब आप मुझे बताओ मतलब यहाँ रोटेशन पॉसिबल है क्या, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पर ये यहाँ कैसे पहुँच गया, ये यहाँ कैसे आ गया। तो ऐसा आइडिया लगा सकता हूं मैं, ये आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि भैया क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड भी टूटा होगा, फिर इसने यहाँ पर जाके बॉन्ड बनाया होगा और इसने यहाँ जाके बॉन्ड बनाया होगा। तो यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, ये जो हमारी संरूपण समावयवता है बच्चों, ये जो हमारी संरूपण समावयवता है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए इससे ये बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके ये 3 हाइड्रोजन इस एक दूसरे के सिर में, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। अब एक दूसरे के पीछे वाला हाइड्रोजन आपको नजर नहीं आ रहा है और पीछे वाले हाइड्रोजन आपको नजर, लेकिन मैं जैसे इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा, कार्बन तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ था तो दूसरा इधर आ जाएगा ना पीछे वाले का, तो नजर आने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ रोटेशन सिंगल बॉन्ड की वजह से होता है और यहाँ रोटेशन नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड।
बॉन्ड डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समवायवता बनती कैसे है कि इसमें पुराने बॉन्ड तो टूट जाते हैं और क्या होता है भैया, नए बॉन्ड बनते हैं। अब आप बताइए, यहाँ क्वेश्चन जो हमारे पास में एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उसकी तरफ से आता हूँ, की तरफ आता हूँ। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ लिखा हूं मैं, द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आर नॉट पॉसिबल at room temperature, while conformational, ये कॉन्फ़िगरेशनल है ना, the configurational isomerism are not possible at room temperature, while conformational isomerism possible at room temperature, समझ में आ रहा है आपको? इसको मिटा के दोबारा मैं आगे साफ सुथरा लिखता हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है ज्यामिति ये यूं कह सकते हैं विन्यासी समावयवता। क्वेश्चन नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विन्यासी समावयवता कमरे के ताप पर संभव नहीं है जबकि संरूपण समावयवता कमरे के ताप पर संभव है। क्यों? द configurational isomerism not possible at room temperature, while conformational possible at room temperature। Why? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? तो भैया एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि भैया जो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, विन्यासी जो समावयवता है, उसमें पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि सिस्टर ट्रांस कब बनेगा? बस समपक्ष से विपक्ष कब बना? जब ये CH3 ने बॉन्ड टूट के यहाँ ऊपर आया। रोटेशन तो हो ही नहीं सकता ना डबल बॉन्ड। अरे भाई मान लीजिए यहाँ पर ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बताइए रोटेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है रोटेशन, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर मेरे पास में ये सिंगल बॉन्ड है, तो बताओ रोटेशन, या 3 हाइड्रोजन मान लीजिए आप, बताइए रोटेशन होगा कि नहीं होगा? रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि यहाँ रोटेशन नहीं होता है, घूर्णन नहीं होता है, और यहाँ घूर्णन होता है। तो यहाँ घूर्णन नहीं होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। और पुराने बंध टूटने के लिए और नए बंध बनाने के लिए
पुराने बंध तोड़ने के लिए और नए बंध बनाने के लिए तकरीबन 100 किलो कैलोरी पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए, जो कि कमरे के ताप पर, जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, यूँ कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन रोटेशन जिसमें पाया जाता है, इसके अंदर रोटेशन सिंगल बॉन्ड होता है तो रोटेशन हो सकता है, और रोटेशन इसके लिए चाहिए आपको 5 से 15 किलो कैलोरी पर मोल। तो यूँ कह सकते हैं यहाँ आसानी से रोटेशन हो सकता है। तो ये जो कमरे के ताप पर आसानी से टेम्परेचर मिल जाता है। आपको पता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है नॉर्मल कंडीशन में। तो यूं कह सकते हैं कि यह पॉसिबल और ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि भैया विन्यास समावयवता कमरे के ताप पर संभव नहीं है, जबकि कौन सी, जबकि समरूपी समावयवता कमरे के ताप पर संभव है। क्यों, समझाइए। समझ में आ गया आपको। आंसर लिखिए, आंसर लिखिए बच्चों। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विन्यासी समावयवता कमरे के ताप पर संभव नहीं है। विन्यासी समावयवता कमरे के ताप पर संभव नहीं है, क्योंकि इसमें पुराने बंध टूटते हैं, तथा नए बंध बनते हैं। ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, कैसे बने कैसे टूटे। अभी तो उस क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में बात करें। क्योंकि इसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिसके लिए लगभग 100 किलो कैलोरी पर मोल, जिसके लिए लगभग 100 किलो कैलोरी पर मोल बटे मोल 100 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि कमरे के ताप पर संभव नहीं है। अतः मुक्त घूर्णन नहीं होने के कारण यह कमरे के ताप पर संभव नहीं है। अतः मुक्त घूर्णन नहीं होने के कारण यह कमरे के ताप पर संभव नहीं है। जबकि संरूपी समावयवता में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। जबकि संरूपण समावयवता में एकल बंध होने के कारण मुक्त घूर्णन पाया जाता है, जिसमें 5 से 15 किलो कैलोरी पर मोल, जिसमें 5 से 15 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है, जो कि कमरे के ताप पर उपलब्ध है। अतः यह संभव है। समझ में आ गई बात आपको। एग्जाम्पल वगैरह नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है कि भैया इसमें फ्री रोटेशन है, तो आप क्या करोगे, एक्लिप्स से स्टैगर्ड से एक्लिप्स बना सकते हैं। जबकि इसके अंदर क्या है, सिस से ट्रांस से सिस नहीं बना सकते, कोई रोटेशन तो है ही नहीं। तो इसको यहाँ चिपकाने, यहाँ से यहाँ चिपकाने के लिए क्या चाहिए आपको, इतनी एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपको बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म are not possible at room temperature because in this type of isomerism old bonds are big while new bonds are formed old bonds are break and new bonds are formed. So it required 100 kilocalorie per mole. So it required 100 kilocalorie per mole energy. 100 kilocalorie per mole energy, which is not available at room temperature.
which is not available at room temperature. So due to restricted rotation, प्रतिबंधित, घूमना नहीं है, घूमते नहीं है. So due to restricted rotation, it is not possible at room temperature. It is not possible at room temperature. While in conformational isomerism, free rotation are found due to presence of single bond, and it required 5 to 15 kilocalorie, per mole energy. 5 to 15 kilocalorie per mole energy, which is easily available at room temperature, so it is possible at room temperature. बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ गया आपको? तो बच्चों मैं आपको बता रहा था एक क्वेश्चन के बारे में. टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि हमारे पास में स्टीरियो का सामान आज था नहीं. मैंने आपको रीज़न बता दिया था, थोड़ा रास्ते में गया था, नहीं मिला इसीलिए. लेकिन कोई बात नहीं, कल मंडे है और कल मंडे के दिन मैं कोशिश करूंगा. अच्छा, मंडे के दिन तो आप क्लास ले रहे होंगे, मैं आज संडे के दिन क्लास लेकर के कल डालूंगा. कल थोड़ा सा बिजी रहूँगा, 2-3 काम निपटाने हैं, तो इसलिए मैं आज ले रहा था क्लास. तो मंडे के दिन आप देखेंगे. मंडे के दिन मैं इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वो स्टीरियो का सामान लाऊंगा ताकि आपको एक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए. ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन डील करा, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया क्लियर करने में, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये पॉसिबल क्यों नहीं और ये पॉसिबल क्यों है. बिल्कुल सोच सकते हैं आप लोग कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है. ठीक है, ये आपकी, ये अगर आपको नजर आ रहे हैं 3 हाइड्रोजन ये कार्बन, तो ये आपकी कौन सी है? एक्लिप्स फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसके अंदर नजर आ जाएंगे आपको. ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं. और जब डबल बॉन्ड होते हैं तो आपको पता है क्या होता है बच्चों? जब डबल बॉन्ड होते हैं तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं और ये पॉसिबल है. खैर, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो के अंदर हम लोगों ने केवल एक क्वेश्चन किया है. ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब हम लोग इसके बारे में डिटेल चलेंगे. तो मैंने आपको बता दिया था, स्टीरियो की डेफिनेशन लिख ली थी, एग्जाम्पल लिख लिया था, आपको मालूम है. अब लिखेंगे there are 2 types of stereoisomers. वो आपने कल वाली जो क्लास थी, कल वाली क्लास थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, वो जो 3D अरेंज बताया था चेंज हो जाता है, उसके आगे आपको लिखना है इस क्वेश्चन के नीचे. लिखें, क्या लिखेंगे? there are 2 types of stereoisomer. त्रिविम समावयवी 2 प्रकार के होते हैं. नंबर ए लिखेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और इसको लिखेंगे हम लोग विन्यासी समावयवता, या समावयवी. और नंबर बी लिखेंगे इसके अंदर, आप लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, संरूपी समावयवता. ए वापस लिखेंगे, ए नंबर वापस डालेंगे, फिर लिखेंगे कॉन्फिगरेशनल
कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता, वयवता। ठीक है भैया, लिख लिया, लिख देंगे। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, इट इज फर्दर क्लासिफाइड टू टाइप्स। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है, इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। नंबर 2 है इसके अंदर ज्यामिति के बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। पहले अपने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था समावयवता किसे कहते हैं, रिपीट कर देता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन में समावयवता बताया था क्या कहते हैं, उसके बाद में फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन बनवाया था, समावयवता क्लासिफिकेशन होता किस टाइप से है। उसके बाद में फिर मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखवाई थी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के बाद में एक आपको 3D स्ट्रक्चर बनवाई थी। 3D के बाद में फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया, उसके बाद में स्टीरियो को 2 पार्ट में बांटा, 2 में से ए वाले पार्ट को फिर 2 में बांटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब नंबर 1 वापस डालेंगे आप लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। नंबर 1 वापस डालेंगे। लिखेंगे ज्यामितीय समावयवता। डेफिनेशन लिखेंगे द कंपाउंड which have
तो देखिए बच्चों, मैं बता रहा था आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामिति मैंने बताया इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र तो यही है 2 ब्यूटेन का, लेकिन की जो ज्यामिति होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ज्यामिति की, 3D जो अरेंजमेंट होता है इसका, वो चेंज हो जाता है। ऊपर जब सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में होते हैं, मैं लिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल इसकी डेफिनेशन के अंदर आपको लिखना है। सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में होता है, उसको सिस बोलते हैं, ठीक है। CH3 एक डायरेक्शन में, H एक डायरेक्शन में, तो इससे से जब एक दूसरे के अपोजिट में CH3 इधर ऊपर इधर नीचे है, H ऊपर इधर नीचे, एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस या विपक्ष बोलते हैं। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों, जिनकी ज्यामिति या 3D स्ट्रक्चर ज्यामिति जो अलग अलग होती है, उससे भौतिक और रासायनिक गुण में अलग अलग हो जाते हैं। आपस में क्या कहलाते हैं भैया? ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। और यौगिकों इस गुण को बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। क्या कहते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय समावयवता। क्लियर हो गई बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलिए। तो आज हम लोगों ने बहुत छोटी सी चीज़ सीखी है। आज का लेक्चर भी थोड़ा सा आपको लेंदी, ज़्यादा लेक्चर और मटेरियल कम आपको इसलिए लगेगा कि आपको पता है 3D स्ट्रक्चर नहीं थी। तो अब अपन अगले लेक्चर में अंदर क्या करेंगे, अगला लेक्चर शुरू करेंगे, उसके अंदर उम्मीद करता हूँ कि वो 3D स्ट्रक्चर आपके लिए कल अवेलेबल कराऊँ, तो आपको और दोबारा क्लियर हो जाए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ चैप्टर में नहीं पढ़ा है, केवल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, आपस में एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और यौगिकों के इस गुण को बोलते हैं समावयवता। समावयवता को बड़े बड़े तौर पर, मोटे मोटे तौर पर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक क्या है? स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा है स्टीरियो या त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 5 टाइप की होती है। 5 टाइप मैंने आपको बता दिए किसके अंदर, पिछले लेक्चर जीओसी के अंदर। त्रिविम मैंने आपको बता दी। त्रिविम समावयवता का क्लासिफिकेशन क्या? 2 टाइप में, एक को कहा कॉन्फिगरेशनल, जिसको हम लोगों ने विन्यासी, और दूसरा का कन्फर्मेशन, को बोला समरूपी। जो विन्यासी है हमारे पास में, ये फिर 2 टाइप के होते हैं, ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हम लोगों ने पढ़ा भी, इसके बारे में डिटेल हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने ऑप्टिकल प्रकाशिक समावयवता, और ज्यामितीय समावयवता की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। इसके अलावा एक क्वेश्चन डील किया, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन का चक्कर है, रोटेशन कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।